जी, प्रोग्राम जुर्म सज़ा के लिए मैं हूँ मुल्तान से इमरान चौधरी। मुल्तान शहर की जितनी भी तमाम अहम शाहराएँ और जो चौक हैं, वहाँ पे हमें अक्सर औक़ात नशा करते हुए लोग जो हैं वो नज़र आते हैं। और ये जो नशे के आदी अफ़राद होते हैं, ये मुआशरे के इंतहाई काबिल रहम लोग होते हैं। लोग इनको देखते हैं और देख के आगे गुज़र जाते हैं। लेकिन मुल्तान पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया, एक एनजीओ के साथ मिलकर, कि ये जो सड़क किनारे पड़े हुए नशे के आदी अफ़राद हैं, इनको उठाया और उठाकर इनके लिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया और वहाँ पर इनको मुंतकिल किया, जहाँ पर ना सिर्फ इनकी काउंसलिंग की जाती है, इनका इलाज किया जाता है, बल्कि इनको वहाँ पर दीनी तालीम भी दी जाती है और इसके अलावा वहाँ पर उनको ड्राइविंग सिखाई जाती है और दीगर अगर कोई शख्स कोई हुनर सीखना चाहता है तो वो उसको हुनर भी सिखाते हैं। जैसे जैसे नशे की लानत हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, लोग भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा नशे के जो हैं वो एडिक्ट होते जा रहे हैं। आज से 3 से 4 दहाइयाँ पहले जाएँ तो सिर्फ 2 से 3 किस्म के जो नशे थे वो मार्केट में मिलते थे, लेकिन अब जदीद दौर में 10 से 12 मुख्तलिफ़ इक़साम के बहुत खौफनाक किस्म के जो नशे हैं, जिनमें से आइस जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की पिल्स हैं कि जो अफराद इन आइस का या इन पिल्स का नशा करते हैं, उनके जो ब्रेन के सेल्स हैं तिबी माहिरीन के मुताबिक वो डैमेज हो जाते हैं और वो अनरिकवरेबल होते हैं। तो ये एक अच्छी काविश है। इस वक्त हम इसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में मौजूद हूँ। ये आपको ये पीछे आपको बारी बारी सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर को दिखाएंगे। ये शख्स वो थे, ये अब इनकी हालत बहुत अच्छी है, लेकिन जिस वक्त इनको सड़कों से उठा कर लाया गया तो इनके भी उसी तरह से जो एक हमारे यहाँ एक आम तौर पर नशे के आदी अफराद का जिस तरह का जो सड़क किनारे पड़े होते हैं, जिस तरह का उनका गेटअप होता है, यहाँ पे भी उसी तरह का गेटअप इनका था, लेकिन अब इनको नहला के धुला के इनके बाल कटवा कर इनको बहुत अच्छा जो है वो बनाया गया है। इनकी लुक बहुत अच्छी हो गई और अब इनका प्रॉपर इलाज जो है वो जारी है। ये यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये तमाम वो अफराद हैं जिनको लाने के बाद जिस वक्त उनको एक 3 महीने यहाँ पे रख के इनकी रिहैब किया जाता है, तो जब एक माह गुजर जाता है और ये नॉर्मल हालत में आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर इनको दीन की तालीम दी जाती है और बाकायदा एक मुदर्रिस हैं जो यहाँ पर आते हैं और वो इनको जो है वो दीन की तालीम देते हैं। इसी तरह से हम ये है यहाँ पे इस रिहेबिलिटेशन सेंटर का किचन है और इस किचन में जो है ये तंदूर जहाँ पे रोटियाँ लगाई जाती हैं और ये सारा इस वक्त खाना तकसीम करने का जो है वो अमल वो जारी है। ये इस वक्त ये दूसरा इनका जो कमरा है, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं और बड़ा अच्छा और मुनज़्ज़म तरीके के साथ इन अफराद को जो है यहाँ पे ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए। इनको आज दोपहर में आलू गोश्त और साथ मीठे में जो हैं वो सेवइयाँ इनको खिलाई जा रही हैं और ये देख के आपको किसी तरीके से इन अफराद को यहाँ पे अब तकरीबन 1.5-2 माह हो चुके हैं, लेकिन इनको देख के आपको बिल्कुल किसी किस्म से ये नहीं लगता एक नॉर्मल इंसान लगते हैं और वापस एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं लगता कि ये माजी में जो थे ये सड़क के किनारों से उठाए गए लोग हैं और नशे के आदी अफराद थे। अब इनकी हालत आप देख सकते हैं। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे। एक साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा, आप कितने अरसे से यहाँ पे हैं? मैं सर यहाँ 1 महीना 10-20 दिन हो गए। अच्छा, जिस वक्त आपको लाया गया और अब आप में अपने अंदर क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा फील महसूस किया, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाँ, इलाज वगैरह हो रहा है आपका? जी, आपका हमारा मुकम्मल इलाज हो रहा है। रफ़ीक भाई ने हमारे भाइयों की तरह हमारे साथ अच्छा, मैं देख रहा हूँ मीठे में सेवइयाँ खाना वाना, ये आज हमने आना था इस वजह से ऐसा है या रूटीन में ऐसा होता है? नहीं, रूटीन में ऐसा होता है सर। रूटीन में ऐसा बिल्कुल, जो हम फरमाइश करते हैं वही हमारे लिए पकाते हैं और इलाज भी आपका हो रहा है। अच्छा, अब जब यहाँ से आप जाएंगे तो क्या सोचा है कि फिर दोबारा? नहीं जी नहीं, हम अपने बीवी बच्चों के साथ रहेंगे। जी सर। अच्छा, बच्चे बीवी आपके हैं? जी हैं। अच्छा, मुलाकात के लिए आते हैं? नहीं जी, अब आते नहीं, वो दूर है मियाँ चन्नू। अच्छा, वो मियाँ चन्नू, लेकिन उनको पता है कि आपका यहाँ पे इलाज हो? जी नहीं पता है। अभी उनको नहीं पता? क्या वजह, आपने उनको बताया क्यों नहीं? बताया नहीं, नंबर नहीं था मेरे पास, फ़ोन नहीं कर सका मैं। तो आपने भी, ये हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीक साहब जो पुलिस के साथ यहाँ पर ये रिहेबिलिटेशन सेंटर चला रहे हैं। तो जिस तरह से जो लोग लावारिस हैं इनको वर्षा को भी आप आगाह करते हैं? ये तो ना सीपीओ साहब की सिटी पुलिस मुल्तान ने जो उठा के हमारे हवाले की है, ये तो होशो वाश में थे। जैसे होशो वाश में आया, जिन्होंने अपने नंबर दिए उनके वारसों को बुलाया भी गया और बाकायदा उनको अच्छे इलाज करने के बाद उनके हवाले किया गया। अब इनके
3 माह के बाद। अब इनके बाद इंशाल्लाह कुछ लोग हैं जिनको आज भी हम इनसे वारसों के हवाले करेंगे, जो नंबर दे देते हैं उनके वारसों को बुलाकर उनके हवाले किया इस जाए। वक्त आपकी इस रिहैब में जो है वो कितने लोग हैं? इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 74 या 75 लोग हैं मौजूदा। बाकी हमारे एक सेंटर और है, लाड़ में भी है, और ख़वातीन का हमारा सेंटर है जो कि गुलशन फ़ैज में है, जहाँ पे ख़वातीन है, और यहाँ पर ये लोग हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से CPO साहब के हम मशकूर हैं जिन्होंने ये बताएं कि ये लोग आप यहाँ पे लाते हैं तो शुरू में आपको तंग तो करते होंगे? मैं कहता हूँ अल्लाह ताला की करम नवाजी है जी, कोई तंग नहीं करते। अच्छा, किस तरह के लोग, आप भी इसी इदारे के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, अच्छा ये बताएं कि किस तरह के नशे के ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं? ये जब इनको रूटीन से ये नशा करना शुरू कर देते हैं, घर के बर्तन बेचने शुरू कर देते हैं, तो फिर घर से इनको जब निकाल दिया जाता है तो पुलिस के ये जब हवाले होते हैं तो वो फिर वो इस अदारे को देते हैं। तो CPO साहब की कोऑर्डिनेशन है हमारे साथ, कुछ वो इमदाद करते हैं, कुछ हम अपनी जेब से करते हैं। तो हमारी कोशिश इनसे होती है कि इनको टाइम पे हम मेडिसिन दें और टाइम पे खाना दें। किस 3 किस्म महीने के अंदर ये ठीक हो जाते 3 हैं, महीने के अंदर ठीक हो जाए? फिर हम पुलिस के हवाले करके वापसी देते हैं उनके वारसों को। अच्छा, ये आपने ऐसा कभी देखा है कि 3 महीने इलाज के बाद यहाँ से चले जाएं और फिर दोबारा भी रिपीट भी होते हैं कुछ लोग? सर उनमें से कभी मेरे ख्याल में कोई एक आधा वापस आया होगा, वरना नहीं आते। अच्छा, ज़्यादातर कौन से नशे के आदी अफराद यहाँ पर आते सर अब आइस और ये जो ड्रग जिसको कहते हैं, ये चीज़ें, तो वो कहते हैं ये चीज़ ना मिले तो हम मर जाएंगे, लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब जो CPO साहब ने दिया हुआ है और एक हमने अपना ज़ाती डॉक्टर जिनको हम पे देते हैं, ये चेक करते हैं, तो उनसे जो हम मेडिसिन देते हैं उसे ठीक हो जाते हैं अल्लाह की रहमत से। अच्छा, ये कुछ और है, किसी से हम बात करके, ये हमारे साथ एक और यहाँ के साथी हैं, इनसे पूछते हैं आप कितने अरसे से हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे मुझे 3 माह हो रहा है। अच्छा, 3 माह हो गए हैं, तो क्या 3 माह पहले की आपकी क्या सूरत हाल थी? और अब सर कैसी? बिल्कुल कमज़ोर था, ऐसे बस जैसे सड़कों पे गिरा हुआ इंसान था। लेकिन जब यहाँ पे आया तो माशाल्लाह इन्होंने इतनी केयर की, इतना ख्याल रखा कि खाना भी टाइम पे, मेडिसिन भी, हर चीज़ ये देते हैं बहुत ज़्यादा इन्होंने, कि अब इस काबिल ख़ुद को समझने लग गया हूँ कि मैं वापस जाके अपनी फैमिली की लुक आफ्टर कर सकता हूँ, वरना फैमिली से बहुत दूर था। बहुत अच्छी। कितने बच्चे हैं आपके? सर जी मेरा एक बेटा है, 5 और साल। कौन से शहर में रहने वाले? सर जी इधर मुल्तान के ही है। अब उनमें से कोई मुलाकात के लिए आता है? हाँ जी आते रहते हैं जी सर। अच्छा, तो कब तक आप ये समझते हैं कि आप यहाँ से मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे? और मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि अब मैं मुकम्मल, क्योंकि मेरी ज़हनी सोच हर चीज़ जो है ना बेहतर हो गई है काफ़ी हद तक, आपकी गुफ्तगू से भी लग रहा है। क्योंकि मुझे लगता है मैं अब नॉर्मल इंसान हूँ। अच्छा, इससे पहले आप जब ये नशा भी करते थे तो क्या करते थे? कोई मेहनत मजदूरी करते थे या जी क्या? सर मेरे भाई की पापड़ फैक्ट्री में, उस पर फैक्ट्री में काम करता था। तो कितना अर्सा पहले आपको इस नशे की लत ने घेरा? तकरीबन सर वो तकरीबन 8 साल हो गए, अब जाके ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हुआ। अब आपने ऐद कर लिया कि दोबारा? नहीं सर, अपनी फैमिली, एक ही बेटा है और बहुत अजीज़ है, तो उनके पास। ये आपने सुनी इनकी बात। अब हम ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, इसके जहाँ पे ये मेस है और जहाँ पे दीनी तालीम दी जाती है, वहाँ पे मौजूद थे। अब हम नीचे चलते हैं और नीचे चल के भी कुछ जो है ना अफराद हैं, उनसे भी हम देखते हैं कि उनका लाइफस्टाइल यहाँ पे नीचे उनको क्या सहूलियात दी गई हैं और किस तरह से उनका यहाँ पे जो है वो इलाज किया जा रहा है। जी, पहले हमने आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर का मेस दिखाया जहाँ पे लोग बैठे थे, उनको खाना खिलाया जा रहा था और इसके साथ ही जो दीनी तालीम दी जा रही थी वो दिखाया। अभी हम ये रिहैबिलिटेशन सेंटर का वो पोर्शन है जहाँ पे ये लोग, यहाँ पे भी कुछ अफराद बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, जिन्होंने खाना खा लिया और उन्हें खाना खा चुके हैं। ये कमरे हैं, हमें ये बताया गया कि जब शुरू में नशे के आदी अफराद को लाया जाता है तो उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब होती है, तो पहले उनको जो है वो इन कमरों में रखा जाता है, उनको बंद भी किया जाता है। यहाँ पर उनकी जो है वो इलाज भी करते हैं और ट्रीटमेंट के बाद जब वो उनकी हालत थोड़ी बेहतर हो जाती है और फिर उसके बाद इन ये जो बंद कमरे हैं यहाँ से निकाल कर फिर इनको प्रॉपर यहाँ पर बेड हैं, यहाँ पर इनको किया जाता है। यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए सामने इनके टेलीविज़न लगा हुआ है, इनको जो है वो फ़ारिग औकात में ये टेलीविज़न भी देखते हैं। फिर जो मज़ीद बेहतर हो जाते हैं, ये इस कमरे में आप ये देखें बैठे हुए हैं लोग, तो ये अपनी लूडो खेल रहे हैं और इनको जो है वो फ़ारिग वक्त में, जिस वक्त इनकी काउंसलिंग का सेशन पीरियड मुकम्मल हो जाता है, तो फिर यहाँ पर बैठ के इंटरटेनमेंट के लिए इंडोर इनको जो है वो लूडो खेली जाती है। अभी यहाँ पर हमें ये बताया गया कि इनको जो है वो बाहर की जो आउटडोर गेम्स हैं वो ये प्रेफर नहीं करते, क्योंकि बेशतर लोग अभी ऐसे भी होते हैं कि जो वहाँ से भाग जाते हैं, इसलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ
अभी जो इंडोर है एक्टिविटीज़ उसमें इन लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनको भी जो है ना बड़ा अच्छा इनको माहौल दिया गया है और ये लोग भी बैठे जो है ना वो लूडो खेल रहे हैं। ये सारे नौजवान हैं। अच्छा, आप लोग सारे जो हैं वो मुल्तान से ही हैं या मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ है? आप खड़े हो जाएं ज़रा। आपका कहाँ से ताल्लुक़ है? सर चौक कुमारा वाला मुल्तान से। तहसील वजीला मुल्तान। अच्छा, कितने अरसे से आप इस आदी थे? सर मैं 20 साल से डेक्ट हूँ इस चीज़ का। 20 साल से। आइस के? नहीं सर, सारे नशे के। अच्छा, और आप कितने अरसे से यहाँ पे? अब मुझे सर इधर हो गए हैं 2 माह। अच्छा, तो क्या तब्दीली महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, दुनियादारी में आ गए हैं, वालदैन की पहचान हुई है, पढ़ा लिखा भी मैं था, FA किया हुआ है सर जी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो ये एक नशा आदत है जिससे हमारी जान छुट्टी है। रफ़ीक साहब और ने बड़ा प्रोटोकॉल दिया हमें सर जी, हम उनके मशहूर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अब बाहर जाके ये आदत ख़त्म कर देंगे। अब ये पक्का अहद कर लिया है? इंशाअल्लाह सर जी, पक्का अहद है। अच्छा, क्योंकि हमने ये देखा अक्सर नशे के आदी अफराद पकड़े जाते हैं ना तो उस वक्त वो अहद कर लेते हैं, जब फिर उनको आज़ाद फ़ज़ा आज़ाद माहौल मिलता है फिर दोबारा नशे पे लग जाते हैं। सर जी इधर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, इधर तो चले कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इधर आपका प्रॉपर इलाज हो रहा है। अब यहाँ से बाहर जाके कहीं दोबारा तो 20 साल की जो आदत थी वो छूट जाएगी इंशाअल्लाह सर जी, बिल्कुल छूटेगी। यहाँ में माहौल ऐसा मिला है कि हमने खुद दिल से आयद किया है अपने वालदैन के हालात देख कर सर जी, जिस पे हमें हमारी गैरत जागी है। नशे के जरासीम मरे हैं और जहन तर हो गया है, जिससे हमने तो। ये भी एक साहब बैठे हैं, आपका ताल्लुक कहाँ से है ज़रा हम बताएं, आप इधर बताएं। जिला लोधरा से हूँ, जिला लोधरा। अलोधरा से? जिला लोधरा। आप कितने अरसे से कर रहे थे नशा? ये तकरीबन 12-13 महीने हो चुके हैं, 1 साल से ऊपर। अच्छा, इसका मतलब ताज़े नए नहीं आप इस नया था मैं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल नया था। और यहाँ पे कितने अरसे से? इधर मुझे तकरीबन 22 दिन हुए हैं। पहले से अच्छा हूँ इधर में, खाना पीना दवाई VIP मिल रही है। पहले तो खून भी नहीं था तो मैं अभी खून भी अभी खून है? हाँ बिल्कुल है। 3 टाइम खाना मिल रहा है, VIP खाना दे रहे हैं, नहा रहा हूँ, VIP कपड़े मिल रहे हैं इधर। नहीं, इधर तो आपको सारा कुछ मिल रहा है, लेकिन अभी जब यहाँ से आपका बाहर इलाज जाएंगे मुकम्मल जी, हो 6 जाएगा। बच्चे हैं सर जी, फिर तो छोड़ना पड़ेगा ना, ऐद करेंगे ना, छोड़ देंगे बिल्कुल छोड़। और काम क्या करते थे आप? काम मुर्गियों का काम भी करता हूँ, शहद भी उतारता हूँ, मिस्त्रियों का काम भी करता हूँ। मेहनत मजदूरी करते हैं? हाँ मेहनत मजदूरी करते हैं अपनी। जी, ये इस रिहैब में इस वक्त जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे हमने आपकी बात भी करवाई। अब हम चलेंगे CPO मुल्तान से कि उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और इस वक्त मुल्तान में जो हैं वो तकरीबन 4 रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो मुल्तान पुलिस जो है वो NGOs के ताउन से चला रही है और वहाँ पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रही है और माली वसाइल भी दे रही है, डॉक्टर्स भी दे रही है। और इन लोगों को और ख़ास तौर पर जो फोकस इस मरतबा जो रखा गया है वो नशे के आदी अफराद जो सड़क के किनारे होते हैं, लावारिस होते हैं, जिनका कोई वारिस नहीं होता, जिनको लोग जब गुजरते हैं तो उनको बड़ी हकारत भरी निगाहों से देखते हैं, उन लोगों को उठाकर यहाँ पर लाया गया। और जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि इन लोगों को यहाँ पर ला के जिस वक्त इनके बाल काट कर नहला धुला कर इनको साफ़ सुथरे कपड़े पहना दिए गए तो जो 50% जो इनकी लुक थी कि ये नशे के आदी अफराद हैं वो 50% तो वैसे ही ख़त्म हो गई। बाकी जो 50% नशा कर रहे हैं वो यहाँ पे इनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इनकी मेडिसिन भी चल रही है, इनकी काउंसलिंग भी चल रही है। और ये तवक्को इस इदारे के लोग कर रहे हैं कि तकरीबन 3 से 4 माह के अंदर जो है ये नौजवान ठीक हो के दोबारा माशरे में एक कारआमद शहरी बन जाते हैं। तो CPO मुल्तान के पास चलते हैं और उनसे इस रिहेबिलिटेशन सेंटर के मुतालिक मज़ीद बात करते हैं। जी, नशे के आदी अफराद के लिए और ख़ास तौर पर नशे के वो आदी अफराद जो हमें मुल्तान में मुख्तलिफ़ चौक चौराहों के किनारे लावारसों की तरह पड़े होते थे और इंजेक्शंस लगा रहे थे या दीगर नशे करते थे, ना तो उनको घर वाले उनको कबूल करते थे और ना ही उनको जो इदारे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वो इतनी वर्स्ट हालत के जो नशई थे उनको कबूल नहीं करते थे। मुल्तान पुलिस ने इनिशिएटिव लिया और ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया जो लावारिस सड़कों के किनारे पड़े होते थे। इस वक्त CPO मुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, अब तक कितने अफराद आपके रिहेबिलिटेशन सेंटर, कितने रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए पुलिस ने, कितने अफराद इसमें आ चुके हैं और जो लोग मंशियात बेचते हैं, नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई?
जब मैंने मुल्तान शहर का चार्ज संभाला तो एक दिन पेट्रोलिंग पे निकला तो बड़ी अगली सूरत हाल नज़र आई। चर्चेस के सामने नशे के आदी लोग लेटे हुए थे और इसी तरह पार्क्स में बैठ के नशा कर रहे थे। इसी तरह जो बहुत सी इनहैबिटेड प्लेसेस होती हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना का, वहाँ पे टीके लग रहे होते थे। आए दिन लोगों की शिकायत होती थी कि ये नशेई लोग जो हैं वो माहौल को पोल्यूट कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो नई नस्ल है उनको देख के नशे की तरफ जा रही है। इसी तरह बहुत सारी जो चोरी चिकारियाँ होती थी, जैसे शॉप लिफ्टिंग है, रात के वक्त तारे टूट जाने, किसी घर के अंदर मामूली किस्म की चोरियाँ हो जाएं, वो सारे नशेई लोग करते थे। वहाँ से आइडिया आया कि इनके लिए क्यों ना सोसाइटी के साथ मिलकर रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाए। तो ड्रग एडिक्ट्स का जो रिहेबिलिटेशन सेंटर हमारे पास 5 अभी तक काम कर रहे हैं। उन 5 की 800 के करीब गुंजाइश है। इस वक्त अगर आप तमाम का डाटा लेंगे तो 700-800 के दरम्यान में ड्रग एडिक्ट्स हमारे पास ज़ेर इलाज है। और हमारी जो कामयाबी है उसकी बड़ी हायर परसेंटेज है। 95% ऐसे लोग हैं जो रिहेबिलिटेटेड होके दोबारा इन सेंटर्स में नहीं आए। फिर जब उनके वालिदैन को हम बुलाते थे कि आपका बच्चा जो है वो रिहेबिलिटेट हो गया है, आप आके मिल लें, वो कहते थे हमारी तरफ से कभी मर गया है। और क्योंकि उसने घर की हर चीज़ बेच चुका होता था, माँ बाप के साथ लड़ाई कर चुका होता था। तो जब हमने कहा कि नहीं अब उसकी हालत संभल गई है, आप आके मिलें, तब वालिदैन आते थे, बड़ी खुशी का इजहार करते थे। उसके बाद 2 महीने तक हम वालिदैन और उनके साथ काउंसलिंग के सेशन करते हैं, उन वजूहात का वालिदैन को बताते हैं जिसकी वजह से ये मंशिया की दुनिया में आया है। ये तो है कि आपने डिमांड सप्लाई को कम करने के लिए जो सप्लाई साइड है वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जितने भी नशा बेचने वाले थे वो गिरफ़्तार किए हमने। इस साल पिछले साल की निस्बत 100% ज़्यादा रिकवरी की है और अब मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब मंशिया की जो फ्राहमी है शहर में ना होने के बराबर रह गई है। हमने देखा कि जो आइस का नशा है ये हमारी नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है और ख़ासतौर पर तालीमी इदारों में। इसकी रोकथाम के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं? बेसिकली आइस ऐसी है जो लोकरी भी तैयार हो जाती है। फिर हमने 12 गैंग्स पकड़ी हैं। 12 गैंग जो हैं मुख्तलिफ बाहर के डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट हुए। कोयटा का हमने पकड़ा है, इसने बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके, KPK के मर्दान से, नौशहरा से जो इधर सप्लाई करने आते थे उनको गिरफ़्तार किया और सप्लाई लाइन काटने की भरपूर कोशिश की है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इसका बहुत ज़्यादा आता था। इसी तरह बहुत सारे लोग हमने ऐसे पकड़े हैं जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर अपने एजेंट भेज के नशा फ़रोख्त करते थे। मैं समझता हूँ कि हर वो किस्म मंशियात की उसके सदेबाब के लिए पुलिस को कदम बढ़ाने चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान पुलिस जो है बड़ा अच्छा काम कर रही है। मंशियात की जो फ्राहमी है, सप्लाई है, उसके रूट्स को भी कट कर रही है। जो लोकल मंशियात फ़रोख्त करते हैं उनके ख़िलाफ़ भी हमने बड़ी भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं। इसी तरह जो मंशियात के आदी लोग हैं जो सिर्फ मंशियात पीते हैं उनकी रिहेबिलिटेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि डिमांड जो है वो कम हो सके और उनको दोबारा से हम बाज़ शहरी बना सकें। फिर अगली बात यह कि जो लोग हमारे ड्रग एडिक्ट सेंटर में आते हैं हम उनको ड्राइविंग फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। हमने 3 गाड़ियाँ डेडिकेट की हैं जो सुबह शाम जब वो समझ जाती है उनकी सेहत तो हम उनको ड्राइविंग सिखाते हैं। हर जो ड्रग एडिक्ट हमारे सेंटर में आता है हम लाइसेंस दे के उसको भेजते हैं ताकि इसके बाद दोबारा से वो जराइम की दुनिया में ना आए, अपना बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सके। ये थे CPO मुल्तान हमारे साथ जो कि हमें इस रिहेबिलिटेशन सेंटर के मुतालिक और पुलिस ने जो आइस फ़रोख्त करने वाले और जो दीगर नशा फ़रोख्त करने वाले लोग हैं उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की उसकी तफसीलात बता रहे थे। जी जुर्म सज़ा के आज के इस प्रोग्राम में मैं हूँ सियालकोट से उमर इजाज़। आज हम आपको एक ऐसे दिलखराश वाक़े से मुतालिक बताएंगे जिसमें मामूली तलखलामी पर 18 साल नौजवान जो है अपनी जान से हाथ धो बैठता है। 13 अप्रैल को रात 10 बजे तकरीबन यहाँ पर बरकत अली नामी नौजवान शवारमा खाने के लिए यहाँ पहुँचता है। जब वो यहाँ पहुँचता है अपने दोस्तों के हमरा तो इस बर्गर शॉप पर जो है दीगर नौजवान भी यहाँ पर मौजूद थे जिनमें जो मरकज़ी मुलज़म एहतशाम है जिसने बरकत अली का कत्ल किया। दोनों के दरमियान एक दूसरे को घूरने पर, एक दूसरे को देखने पर जो है वो तलखनामी जो है वो शुरू होती है, तू तकरार शुरू होती है जो कि झगड़े की सूरत अख्तियार कर जाता है। जिसके बाद जैसा कि आप CCTV फुटेज में देख रहे हैं कि मुलज़म मलिक एहतशाम जो है वो आहनी राडों से तशद्दुद करके बरकत अली को जो है वो ज़ख्मी कर देता है, जिसको ज़ख्मी हालत में फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है जहाँ पर वो जाँबार ना हो सका। ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो जाँ बाक हो गया। इस सारे वाक़े से मुतल्लिक हम यहाँ पर इस वक्त जायकुआ पहुँचे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर ये सारा जो है वाक़या जो है पेश आया।
जैसा कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं, दोनों ग्रुपों के दरमियान जो है वो शदीद झगड़ा जो है वो अख्तियार कर गया। इसमें आप देख सकते हैं कि एक दूसरे पर जो है वो लातों, मुक्कों और डंडों के साथ जो है वो हमला किया जा रहा है, जबकि जो मलिक शाह नामी मुलजिम है उसने आहनी राड से वार करके बरकत अली के सर पर वार करके उसको शदीद ज़ख्मी कर दिया, जो कि जहाँ पर ना हो सका। इस सारे वाक़े से मुतालिक मेरे साथ इस वक्त ऐसा जो हाजीपुरा मियाँ रज़ाक मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया और जब वो जायबुको पर पहुँचे तो उन्होंने इब्तदाई तौर पर जो इब्तदाई तफ्तीश है उसमें क्या देखा और पुलिस आगे इसके बाद कार्रवाई का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। मियाँ साहब, ये बड़ा एक दिलखराश वाक़या पेश आया कि शवारमा खाने के लिए आए दोनों ग्रुपों के नौजवान आपस में झगड़ पड़े और झगड़ा इतना तूल पकड़ गया कि बात इस नहज तक पहुंच चुकी कि एक नौजवान को जो है वो अपनी जान जो है वो जान की बाजी हारनी पड़ गई। इसमें ये बताइएगा कि बरकत अली और जो एहतशाम है, मलिक एहतशाम मुलजिम, इन दोनों के दरमियान पहले कोई राब्ता था आपस में या आपस में इनका कोई पहले झगड़ा था? नहीं, पहले कोई झगड़ा नहीं था। ये सारा मामला अचानक हुआ है। ये बेसिकली दोनों फ्रीक जो हैं ये शवारमा यहाँ पे खा रहे थे, अंदर बैठ के अलग अलग टेबल बैठे हुए थे। तो इनका घूरने के बना पे इसने शाम ने कहा जी आने में तो घूरा मेरी तरफ, ठीक है। इस बना पे इनका आपस में वहाँ पे इसके अंदर झगड़ा होता है। वो पहला एपिसोड है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो आसफ, जो मकतूल पार्टी है, उसका दोस्त आसफ था वहाँ पे। आसफ ने फ़ोन किया अपने साथियों के, हमारा यहाँ झगड़ा हो गया। इनके तकरीबन कोई 10-15 साथी वहाँ पे बाहर आ जाते हैं। जब ये एहतशाम और अब्दुल्ला यहाँ से निकलते हैं बाहर, तो वहाँ इनका दोबारा झगड़ा शुरू हो जाता है। उस झगड़े के दौरान जो राड है ना, वो एहतशाम से जो दूसरा मकतूल है बरकत, उसके सर में लगता है। उसको फौरी तौर पे अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ जाके जो डॉक्टर हैं उसको लाहौर रेफर कर देते हैं। ये वकूआ 13 तारीख का वकूआ है, 13 अप्रैल का। 16 को जाके उसकी डेथ हो जाती है जो बरकत अली है, ठीक है। उसके बाद जो जुर्म है तरमीम होता है 302 के अंदर। तो इसमें हमने दोनों मुलजमान जो मरकज़ी मुलजमान थे, जो शाम है और जो इसके साथ इसका कज़न अब्दुल्ला, दोनों गिरफ्तार कर लिए हैं और हमारे पास रिमांड के मौजूद हैं। अच्छा मियाँ साहब, ये बताइएगा कि क्या ऐसा उस वक्त लम्हा था, मुलजमान से आपने तफ्तीश में क्या पूछा कि क्यों वो इस नहज पर पहुँचे, क्यों इतनी तैश में आ गए कि इस कदर जो है बेदर्दी से वो जो मकतूल है उसको तशद्दुद किया गया? बेसिकली ये सारा मामला अदम बर्दाश्त का है। छोटा सा झगड़ा है, एक दूसरे को जानते नहीं है, कोई साहब का दुश्मन नहीं है, ना मोहल्लेदार हैं। लोकेलिटी इनकी एक है, फतेहगढ़ का एरिया, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं है, मोहल्ले अलग अलग हैं। कोई इनका आपस में रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अदम बर्दाश्त का मामला है कि उन्होंने कहा मेरे साथ घूरा क्यों है आपने। अंदर झगड़ा होता है। बाद में दूसरी पार्टी जो है, जो आसफ और ये जो मकतूल पार्टी, ये बाद में फिर बाहर से जो लड़कियाँ बुलाते हैं अपने, दोबारा फिर झगड़ा होता है। तो इस दौरान, ये लड़ाई के दौरान ही ये राड लगता है उसको। बेसिकली इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी, ये सडन सारा मामला हुआ है। अच्छा, तफ्तीश के दौरान आपने ज़ाहिर बात तफ्तीश की है, मरकज़ी मुलज़म से भी की होगी और दीगर जो मुलजमान थे, उसका क्या कहना है? अभी उसके जब आपने तफ्तीश की, वाक़या सारा हो गया, 302 की दफ़ात जो है वो शामिल हो गया FIR में, तो मुलज़म के इस वक्त क्या जज्बात है, वो क्या कहता है इस बारे में? मुलज़म यही कहता है कि ये मामला गलत हुआ है, हमें बर्दाश्त करना चाहिए था। वहाँ पे छोटी सी बात झगड़ा करके तो इतना बड़ा सान्या बन गया दोनों ख़ानदानों के लिए। एक का जो बच्चा है वो मर्डर हो गया, दूसरा जेल चला जाएगा अभी। तो ज़रा ये अदम बर्दाश्त जो है वो यही कह रहा है कि ये दोनों पार्टी इसमें अगर बर्दाश्त इसमें करती तो ये वकूआ ना होता। आपके कहने का मतलब है कि मुलज़म इस वक्त पछतावे में है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो मज़ीद अब ये बताइएगा, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से पुलिस ने जो तफ्तीश की है, क्या जो आला कत्ल है वो बरामद किया गया है? जी, मुलज़िम रिमांड में हमारे पास मौजूद है, तो इंशाल्लाह वो बरामद हो जाएगा दौरान रिमांड। हमारे पास सारे वकूए की जो CCTV फुटेज है वो मौजूद है। उसमें सारा वकूआ जो है वो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि जो किसा किरदार जो नज़र क्या क्या वहाँ पे हो रहा है। तो इसमें भी तफ्तीश हमारे लिए इसलिए आसान ज़्यादा हो गई है कि सारा वकूआ जो कैमरे ने कैप्चर किया हुआ है, तो उसके मुताबिक जिसका जितना किरदार बनेगा उसको हम इंशाल्लाह उसके मुताबिक उसको चलान करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, मुलज़म ने इतराफ़े जुर्म किया है जब आपने उसको गिरफ्तार किया? बिल्कुल तराजुम किया उसने। क्या बताया उसने कि राड में आखिरी राड जो है उसी के हाथों से लगा? बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बताया उसने? उसने ये बताया कि राड मुझसे लगा है। तो क्या राड वो पीछे से लेके आए थे या यहीं से कहीं उन्होंने? नहीं, राड उन्होंने यहीं से क्यों उठाया था। अच्छा, उस दौरान जब आपको जो इतला मौसूल होती है पुलिस मौका पर पहुंचती है, मौका पर पहुंचने के फौरी बाद आपने क्या देखा यहाँ? असल में ये बताया, जैसे मैं आपको पहले झगड़ा रंगा हुआ है, उसमें डेथ किसी की नहीं हुई, बंदा जख्मी हुआ है, अस्पताल ले गए हैं। उसके बाद उस वक्त इन्होंने पुलिस को इतला नहीं की है, लड़का लाहौर रेफर हो गया है। तो उसके बाद इन्होंने इतला दी है कि हमारा बंदा लाहौर रेफर हो गया, ये मामला हुआ था।
तो जो इतला थाने में आई हमने पूरी एफ दर्ज की है। उसके बाद मौका भी हम आए हैं। बाद में सेम डे जो बचा है उसकी डेथ हो जाती है लाहौर में जनरल अस्पताल में, तो इसमें जुर्म ऐड हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब है जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त मुद्दईयान की जानिब से पुलिस को किसी किस्म की एप्लीकेशन नहीं दी गई मुकदमे के अंदराज के लिए? नहीं, फौरी नहीं हमारे पास आई है। वो लाहौर चला गया, सियालकोट अस्पताल गया, वहाँ से लाहौर ले गए। वो यही कह रहे थे कि क्योंकि हम इसी परेशानी में थे कि बच्चे की जान बचे। जब उन्होंने देखा कि लाहौर में भी जाके उसकी जो हालत है वो ख़राब थी, तो वो थाने आ गए हमारे पास। अच्छा, ये बताइएगा इन्वेस्टिगेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है और FIR के मुताबिक आप जो तफ्तीश कर रहे हैं, क्या मुलजमान जो है कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे? बिल्कुल, इसमें हमारी जो फुटेज है कैमरा जात की हमने कब्जे में ली है, उसका फरंजा भी हम करवा रहे हैं। और दूसरे जो एनी शायद मौजूद हैं, तो इसके मुताबिक इंशाल्लाह मुलजमान को सज़ा होगी। जो मकतूल है बरकत अली, उसके सर पर जो है वो चोटें आई, जो वो इस कदर गहरी चोटें थी कि जिसकी वजह से उसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जिसके बाद सियालकोट से जो मकतूल है उसको ज़ख्मी हालत में लाहौर रेफ़र किया गया, जहां पर वो 3 दिन के बाद ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जहाँ बहक हो गया। जिसके बाद जो मुद्दईयान हैं उन्होंने थाने में इतला की, जो वाक़या था उससे मुतल्लिक उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी, दरख्वास्त दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया है। तफ्तीश का अमल जारी है। मुलजमान जो है उनके खिलाफ जो है वो एविडेंस जो है वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। जो आला कत्ल है पुलिस के मुताबिक वो भी बरामद किया जाएगा और मुलजमान को जो है वो उनके किए की सज़ा ज़रूर दी जाएगी। अब हम चलेंगे जो मुतासरीन हैं बरकत अली के जो वारिस जो लवाहिकीन हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या इससे कबल दोनों के दरमियान कोई ऐसा राब्ता था। मुलज़िम मलिक एहतशाम और बरकत अली जो मकतूल है, क्या ये एक दूसरे को जानते थे? क्योंकि ये दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दोनों के दरमियान आपस में कोई ऐसा पुलिस के मुताबिक राब्ता इस्टेब्लिश नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को ये बिल्कुल नहीं जानते थे। तो आइए हम चलते हैं अब लवाहिकीन की जानिब और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं और वो हुकाम से क्या मुतालबा करते हैं इस सारे वक़ूए से मुतल्लिक। आइए चलते हैं और उनसे जानते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त मकतूल बरकत अली के लवाहिकीन मौजूद हैं। उनके चचा, उनके फूफा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे इस हवाले से और ये भी जानेंगे कि क्या पहले, क्योंकि ये दोनों जो मुलज़म और मकतूल एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, क्या इनकी कोई आपस में कोई पहले रंजिश थी या नहीं, ये बेहतर इन्हीं जो है इनके जो लवाहिकीन हैं उनसे मालूम हो सकता है। और इनसे जानते हैं इस हवाले से कि तफ्तीश के अमल से वो कितने मुतमिन है, क्या पुलिस की जानिब से इनको किस किस्म की जो है वो सपोर्ट हासिल है तफ्तीश के हवाले से। और दूसरा ये भी जानेंगे कि जब मकतूल बरकत अली ज़ख्मी हालत में जब उसको अस्पताल ले जाया गया, उस दौरान इन लोगों ने पुलिस को राब्ता किया, अगर किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, आइए जानते हैं। अच्छा जी, मियाँ साहब ये आप हमें बताइएगा इस हवाले से, आपने आपके जो बरकत अली 18 साला वाक़या बड़ा दर्दनाक है, आपको कब इत्तला होती है और इब्तदाई तौर पर आपको क्या बताया जाता है कि वाक़या क्या हुआ था? मैं तो उस वक़्त घर में था, तकरीबन 10:30 बजे के करीब मुझे अदनान का फ़ोन आया कि भाईजान इस तरह मैं ट्रामा सेंटर आया हूँ, तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बरकत अली की हालत बहुत नाज़ुक है। तो मैं उसी वक़्त हॉस्पिटल पहुँचा, तो मैंने देखा तो मैं ख़ुद भी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। घर से बिल्कुल ये ठीक निकला है और थोड़ी देर के बाद हमें ये इत्तला आई है कि बरकत अली का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, बरकत अली और जो मुलज़म है एहतशाम, ये दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। आप जैसे कि आपने बताया कि वो साथ वाली गली में रहता है, क्या पहले इनका आपस में कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था, कोई रंजिश थी इनकी आपस में? हमारे इल्म में कोई इस तरह की बात नहीं है। अगर कोई रंजिश थी तो हमारे इल्म में नहीं, मगर हमारे बच्चे के साथ कोई रंजिश नहीं थी। जिन बच्चों के साथ स्टार्ट पे जब लड़ाई हुई है फर्स्ट एपिसोड में, उनके साथ अगर कोई रंजिश थी तो हमारे नॉलेज में नहीं है, मगर हमारे साथ इनकी कोई रंजिश नहीं थी। अच्छा, ये बताइएगा कि जब झगड़ा होता है, वाक़या जब ये पेश आता है, तो उस दौरान उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो आपने उस वक़्त पुलिस को क्यों दरख्वास्त नहीं दी, इत्तला क्यों नहीं की? चूँकि ये अचानक जब हमें ये खबर मिली तो हम बहुत ज़्यादा जो है वो हम खुद ट्रामा में चले गए थे। बहुत ज़्यादा परेशान थे, हमारी अक्ल जवाब दे गई थी।
बच्चे की हालत को देख के तकरीबन आप समझे कि वो सांस ले रहा था, मगर ऐसे लग रहा था जैसे ये डेड है, बच्चा डेड है। तो ट्रामा सेंटर वालों ने भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उन्होंने फर्स्ट एड दे के रेफ़र कर दिया। तो जब हम जनरल हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ भी इमरजेंसी में हमें बेहतरीन ट्रीटमेंट मिला। फिर जो है वो ऑपरेशन भी हुआ, बच्चा स्टेबल हुआ है। स्टेबल होने के बाद फिर अगले दिन इसकी हालत जो है वो बिगड़ी है, और हम इसलिए इतला नहीं कर सके कि हम ट्रीटमेंट में मसरूफ़ थे। यहाँ पर आपने उनके फूफा की ज़ुबानी तो सुना है, लेकिन मेरे साथ इस वक्त उनके चचा अदनान यूसुफ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। भाईजान, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या हुआ अचानक ये सब? बस जो भी हुआ बिल्कुल अचानक हुआ, समय से बाहर हुआ। हमें बच्चे की जान के लाले पड़ गए कि हमारा बच्चा किसी तरह सेहतयाब हो जाए। हम उसको फ़ौरन इनके कहने के मुताबिक इन्होंने रेफ़र किया, हम फ़ौरन इसको टाइम ज़ाया किए बगैर लाहौर ले गए। जनरल हॉस्पिटल रेफ़र किया गया था, वहाँ उन्होंने हमें फ़र्स्ट एड दी, ऑपरेशन किया, 6-7 घंटे की सर्जरी, मेजर सर्जरी उसकी हुई। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला को ऐसा ही मंज़ूर था। चोट इतनी ज़ोरदार लग चुकी थी कि वो ज़िंदगी की बाजी हार गया दूसरे-तीसरे दिन तकरीबन। तो बस यही। जब वो घर से निकला तो आपसे कोई उसकी आखिरी मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई थी? जी बिल्कुल, मगरिब के करीब मेरी उससे मुलाकात हुई। अच्छा भला था माशाल्लाह, कोई ऐसे खुशबाज था, अपनी रूटीन में था, कॉलेज एकेडमी की रूटीन में। बस ये दोस्त के साथ ही निकला बाहर, तो उसके बाद हमें ये खबर सुनने को मिल गई है कि ये मामला हो गया। उसने कभी कोई जिक्र किया था कि उसका किसी के साथ कोई झगड़ा चल रहा है या कोई ऐसा? ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारा मोहल्ले में कभी हमारे बच्चों की हमें कंप्लेन नहीं आई, बाइक के वाले से, झगड़े के वाले से, कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई कंप्लेन नहीं, बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी अपनी रूटीन एकेडमी में रहते थे, ठीक है। ऐसा था, ऐसा कोई कंप्लेन आज तक नहीं हमें मसूल हुई किसी किस्म की। आप क्या वो काम से अपील करना चाहेंगे? क्या मुतालबा आप? काम से हमें इंसाफ की उम्मीद भी है, और हमें अपील भी पुरजोर अपील है उनसे कि हमारे साथ इंसाफ हो। हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारा बच्चा ज़ालिमाना तरीके से उसे मारा गया है, जुल्म हुआ है हमारे साथ। तो उम्मीद है हमें, और अपील भी है हमारी कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, और जो मुल्ज़मान हैं उनको उनके किरदार कैफी किरदार तक पहुँचाया जाए। तफ्तीश का अमल तो जारी है, कि तफ्तीश के हवाले से आपको कोई शिकायत है? आप क्या पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन है? जी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम तफ्तीश से हमें कोई गिला नहीं है, वो मुतमिन है, 100% ठीक है। SHO साहब मियां रज़ाक साहब अपना काम बड़ी अच्छी अंदाज से कर रहे हैं, तो हम उनकी तफ्तीश से मुतमिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आपने जो उनके चचा और फूफा उनकी ज़ुबानी सुना है, आप देख सकते हैं जो उनके इस वक्त उनके जो हालात हैं, उनका यही कहना है कि ये एक सडन इंसिडेंट है जिसमें उनके बच्चे के साथ जुल्म हुआ, उसको बेदर्दी के साथ तशद्दुद करके कत्ल किया गया। जब बच्चा ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंचता है तो वहाँ पर जब ये पहुंचते हैं तो इनका ये कहना है ये खुद ड्रामा में चले गए, और इस दौरान जो है इन्होंने पुलिस को इतला नहीं की। जब लाहौर रेफ़र किया गया, जहाँ पर जाकर वो जाँबार ना हो सका, उसके बाद उन्होंने पुलिस को इतला की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश का अमल जारी है, मुलज़मान गिरफ़्तार हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि मामूली तलख़लामी और मुआशरे की अदम बर्दाश्त जो है, बाज़ औक़ात बड़े सानिया का जो है वो जो है सबब बन जाते हैं। जी, इस वाक़े से मुतल्लिक़ अब हम पहुँचे हैं SP इन्वेस्टिगेशन हसीब राजा के पास। उनसे जानते हैं मज़ीद इस केस में तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, और ये असल वजह क्या थी, क्या अदम बर्दाश्त है मुआशरे में। इसी से मुतल्लिक़ हमारे साथ मौजूद है, बात करने। राय साहब, ये बताइएगा, ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसमें एक 18 साल बच्चा जो है मामूली तलख़लामी पर अपनी जान की बाजी हार गया। मज़ीद क्या इसमें आप कहना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिकली तो सडन प्रोवोकेशन का नतीजा है, ये मर्डर है। इसमें जो मकतूल है बरकत, ये अपने कज़न के साथ शौरमा शॉप पे शौरमा खाने के लिए गया, जहाँ पे कत्ल करने वाली पार्टी जो है वो एहतशाम वगैरह वो भी बैठे हुए थे। तो जस्ट वो एक दूसरे को, जैसे आप कहते हैं ना कि घूरने से इनमें गर्मा गर्मी हुई, और जो मुल्ज़म पार्टी है उन्होंने बाहर लड़के बुला लिए फ़ोन करके, जिसकी वजह से वहाँ पे बाहर रश बन गया। जब ये मकतूल और इसका कज़न बाहर निकले हैं तो उन्होंने इनको मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान ये एहतशाम के हाथ में रॉड आई, इसने उस बच्चे के सर पे मारा, जिसकी मौके पे डेथ हो गई। तो मैं ये समझता हूँ ये माशरे में जो भी अदम बर्दाश्त है, यही हम पब्लिक को पुलिस की तरफ से मैसेज देना चाहते हैं कि छोटी सी बात से
ना जानने वाले जो आपस में एक दूसरे को नहीं भी जानते उन्होंने मर्डर कर दिया। तो तमल मजाजी पैदा करें और मामला फहम हो, मौके के ऊपर ऐसी चीज़ ना करें जिससे, और अब ये हमने गिरफ़्तार कर ली हैं दोनों लड़के, लेकिन हम कानून के मुताबिक जो उन्हीं लोगों को चालान करेंगे जो असल मुल्ज़िम हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा तफ्तीश में क्या ये चीज़ सामने आई है, पहले भी इनका कोई आपस में रब्ता था या उसी इलाके से इनका आपस में कोई ताल्लुक है कोई ऐसी बात, या बिल्कुल ये एक दूसरे को जानते ही नहीं थे तो ये सामने ये वाक़या पेश आया? जी, ये अननोन ही हैं आपस में, और जो अभी हमने चेक किया है उसमें तो यही है कि अननोन है। और इन्होंने, जैसे आप रूटीन में किसी भी रेस्टोरेंट पे या होटल पे खाना खाने जाते हैं तो बस वो आमने सामने टेबल्स थे, तो एक ने कहा कि तुम मुझे घूर रहे हो, क्यों घूर रहे हो, उससे गालम गलोच हाथापाई होगी। बाद में वो उन्होंने लड़के बुला लिए, उससे ये हुआ है, पहले इनकी कोई वाकफियत नहीं थी। तो सर मुल्ज़मान का पहले कोई ऐसा रिकॉर्ड है लड़ाई झगड़ों में मुलविस रहे हों या किसी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी में? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये सडन प्रोवोकेशन का नतीजा है और अदम बर्दाश्त और एक सडन लड़ाई हुई है। बाकी दोनों पार्टियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है साहब। जी, नसीराबाद से मैं हूं आबिद बलोच और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म और सज़ा। बलूचिस्तान के ग्रीन बेल्ट नसीराबाद, जाफराबाद और कच्ची में चोरी और डकैती की वारदातों के साथ साथ अब ये इलाके दहशतगर्दी की लपेट में हैं। नसीराबाद और जाफराबाद में चोरी और डकैती के दौरान दर्जनों मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं, जबकि डकैती के दौरान एक शहरी ने अपनी जान से हाथ धो बैठा। जबकि नसीराबाद में चोरी और डकैती की वारदातों के साथ साथ एक स्कूल टीचर समेत 5 अफराद को अगवा कर लिया गया है, जो कि ताहाल बाजियाब नहीं हो सके। जबकि कच्ची और झलमक्सी और नसीराबाद में दहशतगर्दी और डाकुओं की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। बलूचिस्तान के ये ग्रीन बेल्ट इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों का इन पुलिस के ऊपर जो है एतमाद उठता जा रहा है। फरीदाबाद डिवीज़न में मिसाली अमन के क़याम के लिए पुलिस की जानिब से किए गए इक़दामात और शहरी किस हद तक पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है, ये सब मुताल्लिका पुलिस ऑफिसरान और शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत मेहरबानी आपकी, आपने हमें इस अहम मौजू पे बोलने की मौका दिया। नसीराबाद डिवीज़न में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई गंदा है। हम यहाँ पे डाकू राज में रह रहे हैं, हम सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। गुर्बत में इंसान भूख से सो सकता है, अपना गुजारा कर सकता है, लेकिन जहाँ पे इज़्ज़त नफ्स इंसान का मजरूह हो, जहाँ पे टेंशन हो, जहाँ पे अमन ना हो, मैं समझता हूँ वहाँ इंसान बहुत अजियत में रहता है। तो नसीराबाद डिवीज़न में आप खुद देख रहे हैं कि हमारे जो बहुत बड़ा नेशनल हाईवे है, आए रोज़ वहाँ पे खुले आम लोग आकर डकैती करते हैं, लूटमार करके चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ पे भी मैं तो ये समझूंगा कि ये डाकू और पुलिस की आपस में एक मिली भगत है। हमारे यहाँ मतलब पुलिस के साथ इतने बड़े इसके अपने इदारे हैं जो राज लेते हैं, उनको सब पता है कौन चोर है और कौन चोरों को अपने पास रखता है, कौन चोरों को सपोर्ट करता है, कौन चोरों को पतारीदारी करता है, वो सब उसको पता है, लेकिन वो नहीं करते हैं। दूसरी सबसे बड़ा अलमिया हमारे पास ये है कि जो बड़े बड़े हमारे पास चोर है वो सारे कार्ड होल्डर्स के लोग हैं, सरकार के कार्ड होल्डर है, उनके लोग हैं। वो फौरन जाकर वहाँ एक फ़ोन आ जाता है, ना वहाँ पे DIG का स्टैंड होता है, ना SP का स्टैंड होता है, ना SHO का स्टैंड, सारे फिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे जो है ना लोगों को, वो फिर हमारे यहाँ पुलिस वैसे देखता है कि भी कुछ नहीं हो पा रहा है तो वो भी अपना लूटमार स्टार्ट किया हुआ है। लोगों को पकड़ो, 2 लाख ले लो, 3 लाख ले दो, 4 लाख ले लो, लोगों को फिर छोड़ दो। खाम खा कोई तहकीक नहीं है, कोई उसके साथ सबूत नहीं है, लेकिन पैसे ले छोड़ दो। ये हमारे लोग इतने अजाब में फंसे हुए हैं कि यहाँ से बेजार होकर लोग भाग रहे। ये हमारे साथ बहुत बड़ा ज्यादती है और अलगी है। देखिए जी, पुलिस का काम है अमन व अमान कराना। अब जो वसूल या उनका लेना देना, देखिए इनकी ये कोशिशें हैं, इनका जो CI डिपार्टमेंट है वो माशाल्लाह दिन रात इस पर काम कर रहा है और हमारे SHO साहब भी डेरा लहर के दिन रात लगे पड़े हुए हैं। अब ये थोड़ी बहुत होती हैं, अब उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो उन चीज़ों को महफूज करे। फिर भी डकैती हो रही है। अभी SSP से साहब से उम्मीद है कि वो गश्त बढ़ाए
और ये जो छोटे मोटे चोरी हो रही ये भी ख़त्म हो जाए, अब खुश हो जाएगी। हमने उठाया, पुलिस की कारकर्दगी बिल्कुल मनफी है, ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। पुलिस हमारे पास नसीराबाद में उसकी अपनी कोई विजन नहीं है, वो डिक्टेशन पे चलता है, डिक्टेशन के अलावा और कोई बात नहीं है। अवगा बराए तावान डकैतियाँ आम हो रहे हैं, पहले सिर्फ डकैती होती थी, अभी तो अवगा बराए तावान भी हो रहा है। बच्चों को उठाओ, उनको जाओ गायब करो 2-3 दिन, फिर पैसे ले लो, रोडों पे लोगों को छीनो, और सोलर मशीन वाले मालिकों की जो है ना अगवा करके बसगरों को ले जाओ, उससे पैसा ले लो। ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत बड़ा अलमिया है। इसको जो है ना कंट्रोल करने के लिए मेरे ख्याल में पुलिस बिल्कुल ज़ीरो है। जब से जाफराबाद में एसपी साहब आए हुए हैं, तकरीबन काफ़ी जो यहाँ पर चोरी और डकैतियाँ हुए हैं, रिकवर भी हुई हैं। और इसके अलावा तकरीबन जो है कुछ दिन पहले भी जो है ना मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें हुई हैं और एसपी साहब कोशिश भी कर रहा है कि इनको रिकवर करने के लिए। और इसके अलावा जो है ना आए रोज़ चोरी और या मोटरसाइकिलों का जो लूटमार है, इस पे भी जो है ना एसपी साहब खुद ही काम कर रहे हैं। और रात के वक्त जो है ना एसपी साहब खुद बाकायदा पेट्रोलिंग भी करते हैं और ख़ुद गश्त भी करते हैं और काफ़ी हद तक एसपी साहब ने रिकवर भी किया हुआ है। और इंशाल्लाह हमें एसपी साहब से भी यही उम्मीद है कि इनको जो मोटरसाइकिल छीने गए हैं ये भी जो रिकवर करेंगे। और जो हमारे जो है ना कुछ महीने पहले टी चौक पर जो वारदातें हुए हैं, शायद मैं यही मुतमईन हूँ एसपी साहब से कि वो भी रिकवर करके देंगे इंशाल्लाह। नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी और कच्ची में चोरी और डकैती की वारदातों के साथ साथ दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए मुताल्लिका डीआईजी नसीराबाद और एसएसपी नसीराबाद से जियो की टीम ने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, मगर उन लोगों ने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया।